हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्री रिसर्चर्स। मैं रुपेश कुमार। आज से हम एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है अपना वाटर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। तो वाटर मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सप्लीमेंट द रेनफॉल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि अगर हम जो रेनफॉल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आ रहा है, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायर्ड रहता है क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड बेटर एल्ड के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं वाटर। उसके लिए जो वाटर प्रोवाइड करते हैं तो वो इरिगेशन कहलाता है। कोई भी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है वाटर का हमारे फील्ड में, तो इरिगेशन होता है। तो अब इरिगेशन के बाद हम लोग जानते हैं कि वाटर रिसोर्सेज। सबसे अगर हम वाटर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड और इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप पहले देख सकते हो, वर्ल्ड में अगर हम टोटल 100% वाटर लेते हैं तो उसमें से जो ओशन है वो कंट्रीब्यूट करता है 97.3% ऑफ वाटर। तो जो ओशंस है उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर है, लेकिन वो इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट वाटर है या जो इसका इसी है वो हाई रहता है। मतलब कि वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है या यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है आइसबर्ग्स या ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स के रूप में है या फिर आइस के रूप में है, तो वो होता है अपना 2.5% है। देन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड वाटर या फिर सॉइल मॉइस्चर कहें तो है 0.5%। 0.5% है, जो कि हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एज इरिगेशन बोल सकते हैं, या फिर सॉइल मॉइस्चर के रूप में जो रहता है वो सॉइल में वो यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में, वो रहता है। देन नेक्स्ट आता है लेक्स एंड रिवर्स का 0.02% एंड एटमॉस्फेयर वाटर, जो कि होता है वाटर वेपर, वो होता है 0.0001%। अब हम नेक्स्ट इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हमको कुछ चीज़ें और जाननी जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले वाटर अमाउंट है, उसको कैसे हम मापते हैं। तो वाटर अमाउंट को मापने के तीन होते हैं। पहला तो हम बिलियन क्यूबिक मीटर से माप सकते हैं, दूसरा मिलियन हेक्टेयर मीटर से माप सकते हैं, और तीसरा आता है क्यूबिक किलोमीटर से हम जो वाटर अमाउंट है उसको हम माप सकते हैं, या फिर यूनिट उसका हम कह सकते हैं। तो बिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन हेक्टेयर मीटर एंड क्यूबिक किलोमीटर, ये तीन है। इसमें से हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मिलियन हेक्टेयर मीटर का। तो अभी जब हम इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो कितना रेनफॉल अमाउंट करता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वो इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद तो सबसे अब जैसे आप लोग जानते हैं, जो इंडिया का टोटल एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1194 mm, दैट मीन्स 1194 mm है। और इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 328 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से जो रेनफॉल अमाउंट करता है वो अपना 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, जिसमें से अगर हम आइस को या फिर जो प्रेसिपिटेशन होता है एज आइस, उसको इंक्लूड करें तो वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो जाता है। अब उस 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर में से हम जानते हैं ये टोटल प्रेसिपिटेशन हो गया 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर अपना। अब इसमें से जो 75% है वो मानसून के सीज़न में आता है, दैट इज़ अपना साउथ वेस्ट मानसून से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर, दैट मीन्स 75% होता है। उसके बाद जो 25% है, दैट मीन्स 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, वो रेस्ट ऑफ द ईयर में होता है एज ए प्रेसिपिटेशन है वो। देन अब जो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, जब प्रेसिपिटेट होता है तो वो किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करता है, कितना अमाउंट उसका इन्फिल्ट्रेट करता है, कितना एवेपोरेट हो जाता है और कितना सरफेस फ्लो के रूप में रहता है, वो देखते हैं। तो जैसे ही रेनफॉल होता है, अगर टोटल अमाउंट 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, तो उसमें से इन्फिल्ट्रेशन है वो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर सॉइल में इन्फिल्ट्रेट करेगा। इन्फिल्ट्रेशन मीन्स एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल लेयर्स। ओके, तो इसमें से जो 215 में से एज ए सॉइल मॉइस्चर 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर है वो एज ए सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहेगा, और ग्राउंड वाटर में 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर है वो ग्राउंड वाटर के रूप में प्रिजर्व होता है। उसके बाद जैसे ही 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है उस जब प्रेसिपिटेट होता है एज ए टोटल अकाउंट देखें तो 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन लॉस में, इवेपोरेशन मतलब कि
वाटर है ये इवेपोरेशन है एक डिफ्यूजिव प्रोसेस, तो वाटर है वेपर फॉर्म में क्या होता है एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, तो ये होता है इवेपोरेशन। उसके बाद आता है सरफेस फ्लो। जब वाटर प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर है वो सरफेस पे फ्लो करता है, तो वो कितना अमाउंट करता है, वो टोटल हमारा 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर अमाउंट करता है, जिसमें से रेनफॉल है वो 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर एंड स्नोफॉल है वो अपना 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर है वो अमाउंट करता है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूसली सर्कल होता है इन तीनों स्फीयर्स के बीच में, जो कि अपना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर है। तो इसमें जो वाटर है जो ओशन से वाटर है वो मेनली ड्यू टू सोलर रेडिएशन वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो सॉइल मॉइस्चर है वो इवेपोरेशन के कारण वेपर में कन्वर्ट होकर अपना एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ वो कंडेंस होकर फिर से प्रेसिपिटेट होता है एज अ वाटर। ओके, तो ये होता है अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में दो टाइप के साइकिल होते हैं। पहला तो आता है शॉर्टर साइकिल और दूसरा आता है लॉन्गर साइकिल। शॉर्टर साइकिल में जो वाटर होता है उसको हम ग्रीन वाटर बोलते हैं, और लॉन्गर साइकिल में जो वाटर होता है उसको हम ब्लू वाटर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो शॉर्टर साइकिल होता है तो सबसे पहले तो उसमें प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन से वो सॉइल में जाता है, एज अ सॉइल मॉइस्चर स्टोर होता है। उसके बाद वो डायरेक्टली इवेपोरेट होता है एंड इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, और वो एटमॉस्फेयर में अपना चला जाता है, ये फिर साइकिल चलते रहता है। इसलिए ग्रीन वाटर बोलते हैं क्योंकि ये मेनली हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम दूसरा लॉन्गर साइकिल की बात करें तो लॉन्गर साइकिल में फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा और वो सॉइल मॉइस्चर में, ग्राउंड वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में जाएंगे। उसके बाद वो जो रिवर्स में होते हैं वाटर वो सी में जाते हैं, देन सी से फिर से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये होता है लॉन्गर साइकिल। तो इसको हम ब्लू वाटर बोलते हैं क्योंकि ये ग्राउंड वाटर में भी स्टोर हो रहा है, रिवर्स में भी स्टोर हो रहा है, सी में भी जा रहे हैं। उसके बाद रिवर बेसिन्स की बात करते हैं। तो रिवर बेसिन्स में हमारे मेनली 12 मेजर रिवर बेसिन्स है, जिसमें से टोटल कैचमेंट एरिया है वो 252.8 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, एंड 46 मीडियम रिवर बेसिन्स है जिसका कैचमेंट एरिया है वो 2.46 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ओके, नाउ जो सब हमारा जो रिवर बेसिन्स है उसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर सिस्टम है वो सबसे लार्जेस्ट बेसिन है, एंड इसमें जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 110 मिलियन हेक्टेयर मीटर का है। इसके बाद जो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम है वो 60% ऑफ वाटर पोटेंशियल कंटेन करता है अपना टोटल रिवर बेसिन में से। अब जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर बेसिन्स है, तो उसका चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कल्चरल कमांड एरिया के बेस पर है जो कि न्यू है, एंड दूसरा है कॉस्ट के बेसिस पर जो ओल्ड अपना क्लासिफिकेशन था। तो ये 3 कैटेगरी में आता है। पहला तो आता है मेजर, दूसरा आता है मीडियम, तीसरा आता है माइनर। तो मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसका टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया है वो मोर देन 10,000 हेक्टेयर होता है, एंड इसका जो कॉस्ट है वो मोर देन 5 करोड़ होता है। देन दूसरा आता है मीडियम। मीडियम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसका कल्चरल कमांड एरिया है वो 2,000 to 10,000 हेक्टेयर के बीच में रहता है, एंड कॉस्ट ये अपना 25 लाख to 5 करोड़ के बीच में रहता है। देन आता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो कल्चरल कमांड एरिया है वो लेस देन 2,000 हेक्टेयर रहता है, एंड जो कॉस्ट है इसका लेस देन 25 लैक्स होता है। अब इसके बाद आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है भांद्रा, जो कि जिसका गवर्निंग स्टेट है कर्नाटका, एंड ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है। तो हम इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि गवर्निंग स्टेट हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान है, और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, और ये कौन से नदी पर है, सतलज रिवर पर है भाखड़ा में। ओके, देन आता है आप जैसे देख सकते हो डिफरेंट नेम्स है अपने, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नेम्स दिए गए हैं, उसके बेस पर आप इस यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन में। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट आता है हीराकुंड। हीराकुंड है वो लॉन्गेस्ट डैम है अपना, जो कि महानदी रिवर पर बना है, और कौन सा स्टेट है जो कि कौन करता है, ओडिशा।
देन नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी कैनाल। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इरिगेटेड कैनाल है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन तीनों स्टेट से होकर जाता है, लेकिन गवर्निंग स्टेट इसका राजस्थान है। उसके बाद आता है टिहरी डैम। टिहरी डैम है वो टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, और ये भागीरथी रिवर पर बना हुआ है, और ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो और यहाँ से कवर कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारे वाटर मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शंस की, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये तो एकदम बेसिक था इरिगेशन से लेकर अपना जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि रहेगा अपना सॉइल प्लांट एंड एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम, या फिर सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आप बने रहिए एग्री रिसर्चर्स के साथ। थैंक यू।